Assalamu alaikum dear students, this is your Pirzada Asif, physics faculty at Sky Classes. So beta, I welcome you all again to the online revision capsule course. You might remember that yesterday I discussed about the torque on a current carrying coil in magnetic field. I discussed about the force between the two infinitely long parallel current carrying conductors. And I also discussed about the cyclotron. तो बेटा आज जो डिस्कशन होगा those questions as far as the board point of view is concerned, उन क्वेश्चंस में बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं आज जो डिस्कस होंगे तो वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और उनमें जो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. Second is, how will you convert a moving coil galvanometer into ammeter and voltmeter? यकीन ना हो तो आप देख लो बेटा कितनी बार ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं. Is that clear to you? So let us move to the question number 1, moving coil galvanometer. अरे बेटा ये बहुत आसान है. आपने लैब में अक्सर आप गैल्वेनोमीटर को देखते हो. आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो किस काम आता है, जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है. यानी कि अगर आपके सर्किट में करंट है या नहीं है, उन स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज होता है. अच्छा बेटा ये खाली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट को डिटेक्ट ही नहीं करता है बल्कि उन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट्स को मेजर भी करता है. सो लेट मी राइट डाउन इट इज बेसिक यूज और बेसिक डेफिनेशन. इट इज अ डिवाइस which is used to detect and measure small amounts of current. Am I right? अरे बेटा लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स का सवाल आता है इस पे. बहुत आसान है. ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करे जब उसके थ्रू करंट पास हो, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो नाउ द बेसिक पॉइंट इज व्हाट इज इट इज प्रिंसिपल. बेटा ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है. आपने परसों मेरे पास बेटा टॉर्क पढ़ा ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल. आपने वहां क्या देखा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं. आपने एक कॉइल ली थी, रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसमें आपने करंट रखी थी. यू हैव टेकन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप, और आपने जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये कॉइल का क्या हुआ, दिस कॉइल बिगिन्स टू रोटेट. दिस कॉइल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क एंड दैट टॉर्क हैज गॉट द फॉर्मूला नाइब साइन थीटा. डिड यू रिमेंबर? क्लियर टू यू? सो इससे आपको क्या पता चला, वेन एवर ए करंट लूप, वेन एवर ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क एंड हेंस रोटेट्स. तो बेटा इसी प्रिंसिपल पे हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है. देखो बेटा क्या होता है यहां पे जो इसका प्रिंसिपल है, लेट मी राइट डाउन इट इज प्रिंसिपल. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that whenever a current carrying coil is placed in magnetic field, then it experiences torque.
ओके तो बेटा इस पे टॉर्क पड़ता है, ये घूमता है। क्लियर? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो नाउ व्हाट इज इट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग? अरे बेटा बहुत आसान है, लेट मी शो इट इज डायग्राम। आप बेटा इस डायग्राम को गौर से देखो। आप अगर चेक करोगे, इसमें ऑब्जर्व करोगे, आप यहां पे देख रहे हो दैट देयर इज ए, लेट मी शो इट। बेटा ये आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है ना, PQRS। दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर कॉइल एंड इट हैज सम टर्नर्स। मान लो इसके 10 टर्नर्स हैं, 20 टर्नर्स हैं। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, इट हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, नाउ इसके अराउंड या इसके अंदर पहले एक चीज लगी है, ये L जो लिखा है, इट इज बेसिकली अ सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट? इट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। और उसके बाहर ये जो बेटा लगे हैं, दीज आर फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन आप अगर देखोगे बेटा, इनकी जो शेप है, इट इज कॉनकेव। व्हाट? इट इज कॉनकेव। वाई दे आर कॉनकेव, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। तो फिलहाल ये कॉनकेव है और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर है, और बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और रेक्टेंगुलर कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग लगा है फॉस्फर ब्रोंज का, जिसका ट्विस्टिंग कांस्टेंट, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कम होता है। ये है वो स्प्रिंग बेटा। फिर यहां से ये आप देख रहे हो रिवेट्स लगे हैं, और यहां पे ये फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लगा है। दिस इज द मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट। दीज आर द टर्मिनल्स T1 एंड T2, जिनके थ्रू इस कॉइल में करंट पास होती है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तुम बेटा मुझे बताओ, जब टर्मिनल्स मैंने कनेक्ट किए तो मान लो इसमें करंट आ रही है, तो वो करंट किस में चली जाएगी? कॉइल में। एंड यू नो व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। तो बेटा जब ये कॉइल घूमेगी, इट इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंटर। यहां पे पॉइंटर एक लगा है, तो जब ये पॉइंटर के साथ कनेक्ट है, तो जब कॉइल रोटेट होगी तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा। सो पॉइंटर की डिफ्लेक्शन का मतलब ही हुआ कि इस कॉइल में करंट पास हो रही है। अच्छा, मान लो मैंने टर्मिनल्स में वायर लगाई और करंट नहीं जा रही है, तो क्या होगा? जब इस कॉइल में करंट नहीं होगी तो ये कॉइल पे, इस कॉइल पे कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कॉइल नहीं घूमेगी। जब कॉइल नहीं घूमेगी तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी मच इजी as far as it is construction is concerned. Now दो questions बेटा, इन फील्ड मैग्नेट उसको कनकेव क्यों रखा है? तो बेटा उसके लिए मैं आपको बताऊं कि बेटा ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क की जो फॉर्मूला है, इट इज NAIB sin थीटा। नाउ टेल मी बेटा, ये जो थीटा है, अगर हम ये 90 डिग्री रखेंगे, मतलब यानी कि बेटा कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो बेटा टॉर्क पता है कितना पड़ेगा इस पे? NAIB, बिकॉज sin 90 इज 1। यानी कि बेटा इस कॉइल पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड रेडियल फील्ड। विच फील्ड? रेडियल। बेटा रेडियल का मतलब यह भी हुआ, कॉइल पे जो भी फील्ड लाइनें पड़ रही हैं, दैट गोज अलोंग द कॉइल लाइक दिस। So when the field lines are going along the plane of the coil, then that field is called a radial field. अब बेटा जब मैंने कनकेव मैग्नेट्स लिए, उससे क्या होगा? ये जो फील्ड लाइनें आ रही हैं, चाहे कॉइल किसी भी पोजीशन में हो, ऐसे हो ऐसे हो, हर एक पोजीशन पे जो कॉइल्स के पे जो फील्ड पड़ेगा वो अलोंग द सरफेस पड़ेगा। यानी कि वहां जो एंगल कंटिन्यूअसली रहेगा वो 90 डिग्री का एंगल रहेगा। बेटा ऐसे, दिस इज द कॉइल और मैग्नेट्स कॉनकेव शेप के हैं, तो कॉइल किसी भी पोजीशन पे हो, इस पे कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो इसके पैरेलल फील्ड पड़ेगा। तो जब फील्ड कॉइल के अलोंग है
तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। सो हम क्यों फील्ड मैग्नेटिक्स को कनकेव रखते हैं? ताकि फील्ड क्या बने बेटा? रेडियल। रेडियल फील्ड से हर पॉइंट पे इस पे टॉर्क पड़ेगा, और कितना पड़ेगा? मैक्सिमम पड़ेगा, NaIb। क्लियर हुआ? लेकिन बेटा अब ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम है? बेटा आपने पढ़ा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक, ओके, फेरोमैग्नेटिक and this diamagnetic. As far as the soft iron core is concerned, this is the ferromagnetic material. मतलब इसकी जो permeability होती है वो बहुत ज्यादा होती है। परमिएबिलिटी का मतलब हुआ अगर वहां से मैग्नेटिक लाइन्स आ रही है, इसकी एबिलिटी होती है कि वो उन लाइन्स को अपने ओर पास करने देता है। यानी कि इट हैज द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू मेक द लाइन्स पास थ्रू इट। तो क्या होगा? अगर यहां से लाइनें आ रही हैं, सॉफ्ट आयरन कोर उन लाइनों को लीक नहीं होने देगा, बल्कि सारी लाइन्स को अपने थ्रू पास होने देगा। सो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास थ्रू द कॉइल। सो मैक्सिमम लाइन्स जब पास होगी तो फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जब फील्ड मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। सो इन अदर वर्ड्स, जो भी हम ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कॉइल अच्छी खासी सेंसिटिव बन जाए, यानी कि कॉइल पे अच्छा खासा टॉर्क पड़ जाए ताकि पॉइंटर भी अच्छे से डिफ्लेक्ट हो। नाउ मैथमेटिकल थ्योरी में हम क्या देखेंगे? बेटा आप देख रहे हो, जब ये कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग जो नीचे लगा है वो भी ट्विस्ट होगा, ऐसे ट्विस्टिंग हो जाएगी, उसमें भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में, लेट आई कॉल इट एज टाउ डैश, और वो टॉर्क बराबर होगा C इंटू थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड C इज द ट्विस्ट कांस्टेंट या टॉर्जन कांस्टेंट। बेटा लेकिन याद रखोगे, आपने हुक्स लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू KX। वहां आप देख रहे हो जितना जितना डिस्प्लेस करते हो उतना रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स में हम ये देखेंगे, जितना जितना आप स्प्रिंग को ट्विस्ट करोगे उतना उतना ज्यादा उसमें इंटरनल टॉर्क डेवलप होगा। तो बेटा जब स्प्रिंग में इंटरनल टॉर्क डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा? हुक्स लॉ ये कह रहा है कुछ लिमिट तक जितना जितना अप्लाई टॉर्क होगा उतना ही रेस्टोरिंग टॉर्क भी होगा। सो कैन आई से एट इक्विलिब्रियम जो अप्लाइड टॉर्क है बेटा वो बराबर होगा रेस्टोरिंग टॉर्क टाउ RES। लेट मी रिप्रेजेंट इट एज टाउ RES, लेट मी रिप्रेजेंट एज टाउ अप्लाइड। सो बेटा क्या होगा? टाउ अप्लाइड किसके बराबर है? NaIb। टाउ रेस्टोरिंग किसके बराबर है बेटा? C थीटा। नाउ तो I किसके बराबर आ गया बेटा? C थीटा डिवाइडेड बाय NaB। नाउ C, this C is the torsional constant, it is constant. Number of turns of the coil, they are constant. Area of the coil to constant, B is constant. Can I say I is equal to G theta? You know the G is called the galvanometric constant. Galvanometric, तो करंट और थीटा में क्या रिलेशन आ गई? डायरेक्ट। So it means more is the deflection means more current, less is the deflection means less current. So current और deflection को हम calibrate करते हैं in such a way कि जितनी deflection होगी ज्यादा उतनी current भी ज्यादा है, जितनी current कम है उतनी deflection भी कम है। So this is the very important relationship as far as the moving coil galvanometer is concerned. बहुत आसान है, लेकिन बेटा इसके साथ कुछ टर्म जुड़े हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? Let me discuss that. That is sensitivity of moving coil galvanometer. Sensitivity of moving coil galvanometer. बेटा क्या मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का? मतलब क्या हुआ? अरे सेंसिटिविटी का मतलब यही हुआ कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू नो एनवायरमेंट में दो चीजें होते हैं, रेस्पॉन्स और स्टिमुलाई।
अगर एक मटेरियल को, एक सिस्टम को हम जरा सा स्टिमुलाई दे रहे हैं और वो उसको भी रिस्पॉन्ड दे रहा है, इट मीन्स वो अच्छा खासा सेंसिटिव है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में हम कब कहेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है? बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसका मतलब हुआ कि अगर इसमें स्मॉलेस्ट करंट भी हो, नेग्लिजिबली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी पास हो, तब भी ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। सो सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज, सो बेटा सेंसिटिविटी अगर गैल्वेनोमीटर की आप डिफाइन करना चाहते हो, बेटा ये मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज which it can measure, which it can detect and measure. अरे बेटा, अगर इस डिवाइस ने छोटे से छोटे करंट के वैल्यू को भी रेस्पॉन्ड दिया, अगर इस डिवाइस ने छोटे से छोटे वोल्टेज को भी रेस्पॉन्ड यानी कि मेजर किया, डिटेक्ट किया, तो ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसकी सेंसिटिविटी हम दो तरीकों से लेते हैं बेटा। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? बेटा करंट सेंसिटिविटी सिंपली है कि स्मॉलेस्ट करंट जो एक डिवाइस मेजर करता है। लेकिन मैथमेटिकली हम यहां देखते हैं बेटा, अगर हमने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उसमें मान लो यूनिट एम्पियर की करंट पास हो रही है, और उस यूनिट एम्पियर की करंट के पास होने से वो गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। बेटा ये सवाल भी बोर्ड में बहुत बार आया है। सो लेट मी राइट डाउन इट इज डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन produced by a galvanometer when a unit amount of current is passed through it. अरे बेटा, जब एक गैल्वेनोमीटर में यूनिट एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट पास हो गई, तो उसमें डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड एज IS, इट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय I। मान लो करंट I पे अगर डिफ्लेक्शन थीटा हुई, तो यूनिट करंट पे डिफ्लेक्शन होगी थीटा बाय I, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। लेकिन बेटा थीटा डिवाइडेड बाय I, थीटा का यूनिट यू नो इट इज द रेडियन, करंट का यूनिट इट इज एम्पियर। सो द यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज रेडियन पर एम्पियर, राइट? सो यूनिट जो करंट सेंसिटिविटी का है वो है रेडियन पर एम्पियर। लेकिन बेटा मैं करंट सेंसिटिविटी को ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा को ऐसे रखो, लेकिन I को आप लिख सकते हो ना, अभी जो I आपने डिराइव किया था यहां पे, I जो निकला था वो निकला था C थीटा बाय NAB। लेट मी राइट डाउन इट, C थीटा बाय NAB, राइट? तो बेटा थीटा और थीटा कैंसल होगा, तो करंट सेंसिटिविटी जो निकल रही है वो निकल रही है NAB डिवाइडेड बाय C। सो करंट सेंसिटिविटी जो है
वो डिफ्लेक्शन या करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। मींस जितने बेटा कॉइल में टर्न ज्यादा होंगे उतनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जितना एरिया ऑफ द कॉइल ज्यादा होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जितना अप्लाइड फील्ड ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। और सी क्या है? ट्विस्टिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। जितना कॉइल का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उतनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स। या आपको सवाल आता है व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी? सो दीज आर दोज फैक्टर्स बाय विच द करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। नाउ move to the next, that is voltage sensitivity. अरे बेटा बहुत आसान है, आप ही बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता होगा? यू नो गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर करंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज, इट कैन मेजर द करंट, इट कैन मेजर द वोल्टेज। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज, yes, the amount of deflection shown when a unit amount of potential difference is applied across it. Is applied across it. ठीक है ना बेटा? सो जब यूनिट यानी कि 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में गैल्वेनोमीटर को अप्लाई करूंगा तो उस दौरान वो गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो मैथमेटिकली वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी रिटन एज थीटा बाई वी, ओके, एंड यू नो द यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, सो द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रेडियन पर वोल्ट। एंड फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा को ऐसे रखो, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस, थीटा डिवाइड बाय करंट के बदले सी थीटा बाय एन भी लिख सकते हैं, अभी देखा आपने। और आर को ऐसे रखो, थीटा थीटा कैंसल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो आ रही है वो आ रही है बराबर एन ए बी डिवाइडेड बाई सी आर। So what are the factors by which you can increase the voltage sensitivity? By increasing the number of turns, by increasing the area of the coil, by increasing the field, by decreasing the spring constant, by decreasing the resistance of the coil. So ये था बेटा current sensitivity और voltage sensitivity. Now आज जो possible होगा वो possible होगा ammeter, voltmeter फिर कल कर लेंगे. So let us move to the question, that is how can we convert गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा यू नो व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? बेटा एमीटर जो है, यू नो, अगर बेसिक डिफिनेशन पे आ जाए, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट। बट गैल्वेनोमीटर भी तो वही कर रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर? तो बेटा अब ध्यान दे दो, यहां से मान लो बेटा एक वायर आ रही है यहां से जिसमें करंट आई जा रही है, ओके, और मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया करंट को मेजर करने के लिए, ओके। तो बेटा होगा क्या इस तो बेटा क्या करेंगे, अगर मैं सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इस सर्किट में करंट आई जा रही है, तो बेटा गैल्वेनोमीटर यू नो इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, लेट दैट रेजिस्टेंस इज कैपिटल जी। नो बेटा होगा क्या, जब करंट इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया तो उससे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस सर्किट की वो तो बढ़ जाएगी, बिकॉज यू नो दिस वायर एंड दिस गैल्वेनोमीटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज यू नो जब भी करंट मेजर करनी हो तो उस सर्किट को उस डिवाइस के साथ सीरीज में लगाना पड़ता है। नाउ आई वांट टू मेजर दिस करंट आई, देन व्हाट आई हैव टू कनेक्ट गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। लेकिन जब सीरीज में आप लगाओगे गैल्वेनोमीटर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, तो बेटा ओवरऑल
इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज रेजिस्टेंस होने की वजह से जो बेटा करंट है वो तो डिक्रीज होगी। तो मसला आ गया। कंडीशन ये है बेटा कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एज करंट मेजरिंग डिवाइस लेना चाहते हो तो क्या ये उस करंट को मेजर करना चाहिए या उस करंट को डिक्रीज करना चाहिए? बेटा बेसिकली इसका काम था कि ये करंट को मेजर करे, लेकिन इसने क्या किया कि इसने जो करंट वहां से जो आ रही है जो इसको मेजर करनी थी उस करंट को इसने डिक्रीज किया बिकॉज ऑफ इट्स ओन रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा बताओ, अगर मैं एक काम करूंगा कि अगर इस गैल्वेनोमीटर की मान लो अज्यूम कर लो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो बेटा क्या होता? जो करंट यहां मेजर हो रही है या पास हो रही है उसमें कोई ना वो इंक्रीज होती ना वो डिक्रीज होती, तो ओवरऑल जो करंट आपको मेजर होती उसमें कोई भी एरर नहीं होता। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जब मैं गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर यूज कर रहा हूं, यहां पे सीधे एज गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, तो उससे बेटा क्या हो रहा है, जो वहां से करंट पास हो रही है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से वहां रेजिस्टेंस बढ़ रही है और करंट घट रही है। तो गैल्वेनोमीटर ने करंट को मेजर किया लेकिन उसके साथ साथ वहां से जो करंट आ रही थी उसको रिड्यूस किया। वो तो इसका काम था नहीं। तो बेटा करना क्या है, हमें क्या करना है, ये जो गैल्वेनोमीटर है हम क्या करना चाहेंगे, हम इसकी रेजिस्टेंस को घटाना चाहेंगे। आई वॉन्ट दैट इट इज रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन 0 तो नहीं बन सकती, दैट इज द आइडियल कंडीशन। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वेनोमीटर को शंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद a low resistance, let that is S, it is a low resistance। इस लो रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बेटा कनेक्ट करते हैं, एंड यू नो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ती है या घटती है? घटती है। तो ओवरऑल अब जो ये गैल्वेनोमीटर बन गया इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है बेटा वो बढ़ गई कि घट गई? वो तो घट गई। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गई तो एक्सटर्नल जो करंट यहां से आ रही है उस पे अब उतना असर नहीं पड़ेगा। सो आइडियली व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस व्हेन इट मेजर्स द करंट? इट शुड बी 0। सो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब आप चाहते हो कि ये करंट को मेजर करे तो बेटा इसको जरूरी हमें शंट करना पड़ता है विद अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इसको पैरेलल में आपने लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया उससे इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट गई, एंड हेंस इट कैन इजीली मेजर द करंट विदाउट डिक्रीजिंग द मेन करंट। सो इसी को बेटा हम इस पूरे सर्किट को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। तो मुझे बताओ, अब आपसे अगर सवाल मैं पूछूं कि अगर आपको वाइवा में पूछा जाए कि क्यों गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली हम करंट मेजरिंग डिवाइस यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है, उससे जो करंट हमें मेजर करनी है उस पर असर पड़ता है, तो इसलिए हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। और दूसरा रीजन ये भी है कि गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करता है उसकी रेंज कम होती है, जब इसको एमीटर बनाते हैं तो इसकी रेंज बढ़ती है। नाउ व्हाट इज द हाउ वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? बाय शंटिंग इट विद लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आप गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लो रेजिस्टेंस के साथ बेटा शंट करोगे वो बनता है एमीटर। अब मुझे बताओ, मान लो यहां से करंट आई आ रही है तो बेटा इस करंट के दो हिस्से हो जाएंगे। मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट आई जी जा रही है तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से यहां से बेटा कितनी करंट जाएगी? आई माइनस आई जी। लेकिन बेटा अब क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर? यस,
बेटा ये दो पैरेलल में हैं, G और S पैरेलल में है। पैरेलल में हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इट विल बी इक्वल टू GS डिवाइडेड बाय G प्लस S। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। लेकिन याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर? अरे आइडियली अगर देखा जाए, हम चाहते थे कि गैल्वेनोमीटर कोई भी रेजिस्टेंस ना दिखाए। सो एक आइडियल एमीटर की, एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा, मसला खत्म। सो नाउ यू नो दिस एंड दिस आर इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है, तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर की होगी उतनी शंट की होगी। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। बट पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर की ओम्स लॉ से अगर निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू IG इंटू G। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। देन I can do like this, IG into G is equal to I minus IG into S। तो बेटा S किसके बराबर निकलेगा? IG divided by I minus IG into capital G। So बेटा याद रखोगे, this IG is the current measured by the galvanometer or full scale deflection of galvanometer। This I is the current measured by the ammeter और इसकी जो रेंज है वो ये मेजर करता है। तो जब आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो आपको शंट लगाना है, रेजिस्टेंस एक कनेक्ट करनी है पैरेलल में। तो कितनी रेजिस्टेंस लगानी है वो डिपेंड करेगा, रेंज आपको एमीटर की कितनी चाहिए वो डिपेंड करेगा, गैल्वेनोमीटर की खुद की क्या रेंज है वो डिपेंड करेगा, गैल्वेनोमीटर की खुद की क्या रेजिस्टेंस है। इस पे बेटा सवाल आ जाता है, लाइक ऐसे सवाल आ सकता है, इफ द गैल्वेनोमीटर शोज the full scale deflection for the current of 2 milliampere for example, and it is resistance is say 20 ohm। मैं ऐसे मिसाल के तौर पे एक सवाल रख रहा हूं यहां पे। तो सवाल ये है, I want to convert it into ammeter and want to make its range from 0 to 4 milliampere। तो बताओ शंट रेजिस्टेंस कितनी कनेक्ट करनी पड़ेगी? सवाल फिर से दोहरा रहा हूं मैं। बेटा मेरे पास गैल्वेनोमीटर था, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था 2 मिली एम्पियर पे, यानी कि इसकी रेंज थी 0 to 2, इसके आगे ये कोई करंट मेजर नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको एमीटर बनाया और इसकी रेंज कितनी बन गई? 0 से 4 मिली एम्पियर। तो बताओ शंट रेजिस्टेंस कितनी यूज करनी पड़ेगी? सो सिंपल फॉर्मूला, शंट रेजिस्टेंस यूज्ड इज इक्वल टू IG by I minus IG into capital G। What is IG? That is 2। What is galvanometric resistance? That is 20। What is I? That is 4। Range maximum 4 है। What is IG? That is 2। Okay, so how much is that? That is 40 divided by 2, that is 20 ohm resistance should be used। So आपने सीधे IG लिखा, galvanometric resistance, current minus this। तो वहां से आपको पता चला कि आपको जो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगानी है ताकि ये गैल्वेनोमीटर जो है ये क्या बने? एमीटर, वो है 20 ओम। सो लास्टली आई वांट टू टेल यू, बाय शंटिंग अ लो रेजिस्टेंस, ओके, or by shunting a galvanometer with low resistance connected in parallel, it becomes ammeter। So why we convert galvanometer into ammeter? Because of two conditions, because of two situations. First, I want to decrease the resistance of galvanometer. Second, I want to increase the range of the galvanometer। These are the two conditions, these are the two reasons why we convert galvanometer into ammeter। इंशाल्लाह कल बेटा मैं आपको बताऊंगा, कल चूंकि आपका ORCC एग्जाम है, इंशाल्लाह ऑन मंडे आई विल शो यू हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तब तक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।